अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़। इससे पिछली वीडियो में हमने एल्डोस्टेरोन का हमने रेगुलेशन कर ली थी कि रेगुलेशन कैसे होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पढ़ना है, यानी जब एल्डोस्टेरोन हमारे पास ब्लड में आ जाता है तैयार फार्म में, तो वो अब हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या करेगा। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास एक जो जोना ग्लोमेरुलोसा का सेल था जहाँ से हमारे पास एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस हुआ है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि वो किस मैकेनिज़्म के थ्रू प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी स्टिमुलाई पढ़ी थी। हमने एंजियोटेंसिन 2 हमने पढ़ी थी स्टिमुलाई। उसके बाद हमने दूसरी जो पोटेंट थी पोटेशियम आयन पढ़ा था। उसके बाद ACTH पढ़ा था और उसके बाद सोडियम आयन पढ़ा था। तो इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे आते हैं कि यानी कि ये किस मैकेनिज़्म के थ्रू एल्डो को प्रोड्यूस करेंगे, यानी एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है 7 पास और दूसरा भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है और बाकी चैनल्स होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है ये हमारे पास एल्डोस्टेरोन के लिए होगा और ये ACTH के लिए होगा, ठीक है। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर किस तरह के हमारे पास कैस्केड चलाएंगे कि हमारे पास जी प्रोटीन और उसके बाद हमने एल्डोस्टेरोन एडेनाइल साइक्लेज पढ़ा था, एंजाइम है जो मेम्ब्रेन का एंजाइम है जी प्रोटीन, उसको एक्टिवेट करेगी। एडेनाइल साइक्लेज क्या करेगा कि CAMP प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, यानी ATP को CAMP में कन्वर्ट करेगा और एडेनाइल ये CAMP आगे क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज A आगे क्या करेगी कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट करेगी जो एट द एंड क्या होगा कि एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन। अच्छा, क्या करेंगे कि हमने जो कोलेस्ट्रॉल पढ़ा था ना, हमने कहा था कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्डोस्टेरोन में, और डिफरेंट स्टेप्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके जो डिफरेंट सारे के सारे एंजाइम थे, तो प्रोटीन काइनेज ए एक्चुअली उनकी फॉस्फोराइलेशन करेगा, हर स्टेप पे उनकी फॉस्फोराइलेशन करेगा और फॉस्फोराइलेशन के रिजल्ट में ये हमारे पास ये मैकेनिज़्म इस तरह होगा एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन। दूसरी तरफ हम ACTH को देखते हैं कि जो कि सेकंड वाली जो है वो पोटेशियम आयन है। पोटेशियम आयन क्या करेगा कि वो भी इसी तरह हमारे पास इंटर होगा और पोटेशियम आयन जब हाई होता है तो एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ना, तो कोई हमारे पास कैस्केड चलाएगा या डीपोलराइजेशन का अफेक्ट करेगा और इस तरह हमारे पास इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। और तीसरी स्टिमुलाई हमारे पास क्या है कि ACTH है। ACTH भी हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, सेम लाइक टू दिस हमारे पास कैस्केड चलाएगा और ये भी इसके जो हमारे पास फॉस्फोराइलेज या कोलेस्ट्रॉल डिस्मोलेज जितने भी एंजाइम होते हैं तो उनकी फॉस्फोराइलेशन और उनकी एक्टिवेशन करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास एल्डोस्टेरोन आ चुका है तो हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास इसका मेन टॉपिक है वो मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन एक्शन है, यानी मैकेनिज़्म ऑफ एल्डोस्टेरोन एक्शन। इसमें हमारे पास 3 4 5 बातें इंपॉर्टेंट है जो हम करेंगे, ठीक है। जो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास जो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारे पास क्या है, स्टेरॉयड इन नेचर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम क्या देखते होते हैं कि एल्डोस्टेरोन के टारगेट सेल्स क्या हैं, ठीक है। एल्डोस्टेरोन के टारगेट सेल्स की बात की जाए तो वो हम आएंगे एल्डोस्टेरोन के टारगेट सेल के लिए रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। अगर हम यहाँ आए नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है तो इसके ये हमारे पास क्या है, बोमेंस कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कन्वेक्टिब्यूल, लूप ऑफ फेनल, डिस्टल कन्वेक्टिब्यूल है। तो डिस्टल कन्वेक्टिब्यूल और ये जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होता है ये मैंने यहाँ शो किया हुआ है, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पर इसके रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो कौन से सेल्स होंगे हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के, तो हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स होंगे, ठीक है। जो प्रिंसिपल सेल्स होंगे उन पर इसके रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। तो अब हम अगर प्रिंसिपल सेल पर बात की जाए तो इसके रिसेप्टर कहाँ होंगे, तो क्या हमारे पास हम ये कोई क्वेश्चन करें कि क्या सरफेस पे होंगे, तो नहीं, सरफेस पे नहीं होंगे, क्योंकि सरफेस पे तो प्रोटीन के रिसेप्टर्स होते हैं और एल्डोस्टेरोन क्या है, ये तो हमारे पास लिपिड है और लिपिड क्या होते हैं, ये तो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ये डायरेक्टली हमारे पास मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे पास लिपिड्स एल्डोस्टेरोन यानी अंदर आ जाएगा और अंदर इसके रिसेप्टर कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास सपोज करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है कि एल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर है। एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर का एक खास नाम है जिन्हें हम MR प्रोटीन कहते हैं, यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर प्रोटीन्स, MR प्रोटीन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर प्रोटीन। तो पहला पॉइंट क्या था कि ये हमारे पास क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एल्डोस्टेरोन जो है स्टेरॉयड इन नेचर है, मेम्ब्रेन क्रॉस कर देते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्रॉस वाला था। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स होते हैं और उनके साथ ये बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। ये सपोज हमारे पास एल्डोस्टेरोन है जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड के साथ बाइंड हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी बात क्या है, इसी में एक बात और आती है जो कि इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है।
जो हमारे पास याद रखें कि जो भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी होती है। और जो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं, सपोज करते हैं हमारे पास कार्टिसोल है, ठीक है। कार्टिसोल क्या है? दिस इज़ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, लेकिन इसकी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी है, ठीक है। अब ये है कि यहाँ जो MR रिसेप्टर हैं यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो ये एफिनिटी कार्टिसोल के लिए भी रखते हैं, ठीक है। यानी कार्टिसोल की भी काफ़ी एफिनिटी है कि वो इनके साथ बाइंड हो। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर कार्टिसोल हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी क्यों नहीं करता, कार्टिसोल क्यों नहीं बाइंड होता? तो इन्हीं हमारे जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं इनमें एक हमारे पास एंजाइम होता है जिसका हमारे पास नाम है बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज टाइप 2। इट्स अ वेरी बिग एंजाइम। क्या नाम है कि 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज टाइप 2। दिस इज एंजाइम प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स। तो ये एंजाइम, इस एंजाइम का क्या काम होता है? हमारे पास स्टेरॉइड भी तो इसी तरह आ सकता है, ठीक है। सपोज हमारे पास स्टेरॉइड भी अंदर आया हुआ है, स्टेरॉइड नहीं सॉरी कार्टिसोल, ठीक है। कार्टिसोल आया तो मैंने कहा है कि ये जो हमारे पास MR प्रोटीन्स हैं यानी रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं इनकी एफिनिटी कार्टिसोल के लिए भी है, लेकिन इनको ये एंजाइम बचा के रखता है। वो हमारे पास कार्टिसोल को क्या करता है? कार्टिसोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कार्टिसोन की एफिनिटी नहीं है हमारे पास बाइंड होने की, तो इस तरह ये हमारे पास क्या करता है कि ये एंजाइम हमारे पास बचाता है इसको कि वो हमारे पास सिर्फ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बाइंड हों यानी कि कार्टिसोल बाइंड ना हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो रिसेप्टर बन चुका है, ये कम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है। MR प्रोटीन और ये हमारे पास एल्डोस्टेरॉन का कम्प्लेक्स बन चुका है। ये कम्प्लेक्स हमारे पास क्या करेगा कि ये न्यूक्लियस में जाएगा। यहाँ ये कम्प्लेक्स न्यूक्लियस में आया और न्यूक्लियस में क्या है कि न्यूक्लियस में क्या करेगा वो कि जो हमारे पास हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट के साथ ये हमारे पास कम्प्लेक्स बाइंड करेगा और हमारे पास 1 और 2 और 3 मैनी मैसेंजर RNA भी कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या करेगा? मैसेंजर RNA बनाएगा। मैसेंजर RNA हमारे पास साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ द 4th पॉइंट। एंड 5th पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमारे पास साइटोप्लाज्म में क्या होगी कि इन मैसेंजर RNA की राइबोसोम के साथ बाइंड करेंगे और उनकी ट्रांसलेशन होगी। ट्रांसलेशन में हमारे पास क्या चीज़ आ सकती है कि ट्रांसलेशन में हमारे पास ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन्स आएंगी वो एंजाइम भी हो सकती हैं और वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम एंजाइम में देखें तो बहुत सारे एंजाइम होंगे, लेकिन एक एंजाइम ये भी होगा हमारे पास सोडियम पोटाशियम एटीपेज। सोडियम पोटाशियम एटीपेज, अच्छा इसने एट द एंड हमारे पास क्या करना होता है? अगर हम एक चीज़ देखें तो एट द एंड इसने क्या करना होता है कि ये यहाँ जो इस पे जो हमारे पास बेज़ोलेटरल मेम्ब्रेन है, इस प्रिंसिपल सेल की 2 मेम्ब्रेन्स हैं यानी कि 2 साइड्स हैं। एक हमारे पास ल्यूमिनल साइड है, एक हमारे पास बेजल साइड है। बेजल साइड उसे हम कहते हैं कि जिसका ताल्लुक हमेशा ब्लड वेसल्स के साथ होता है, और ल्यूमिनल साइड का हमारे पास ल्यूमिनल की साइड है, ठीक है। इसने दोनों साइड पे चैनल्स को इंसर्ट करना होता है, ठीक है, दोनों साइड पे। अब हम देखते हैं कि दोनों साइड पे कैसे है हमारे पास चैनल को इंसर्ट करेगा। जो बेज़ोलेटरल साइड है वहाँ उसने सोडियम पोटाशियम पंप को इंसर्ट करना होता है। किसको? सोडियम पोटाशियम पंप। और यहाँ इस साइड क्या करना होता है उसने कि सोडियम चैनल्स को इंसर्ट करना होता है, ठीक है, सोडियम चैनल्स को इंसर्ट करना होता है ल्यूमिनल साइड पे, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटीन ऑब्वियसली कौन कौन सी होगी? हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप इसकी प्रोटीन होगी और सोडियम चैनल की प्रोटीन होगी, ठीक है। और एंजाइम कौन कौन से होंगे? सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम हो सकता है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज का क्या काम था कि वो सोडियम पोटेशियम पंप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो क्या क्या किया इसने कि हमारे पास यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट किया, यानी यहाँ जो बेजल साइड है और यहाँ सोडियम आयन एक्टिवेट की, ठीक है। ये पंप क्या करेगा? सोडियम को सेल से उठाएगा और हमारे पास ब्लड में फेंकता जाएगा और एट द एंड और इसके हमारे पास इन्वर्स में क्या करेगा कि पोटेशियम को सेल के अंदर फेंकेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम हुआ कि सोडियम रिजर्व। तो ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म के किस तरह हमारे पास मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म यानी कैस्केड चलेगा। और सोडियम हम ये तो मतलब कहते हैं कि सोडियम की वो करता है कंजर्वेशन करवाता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म हमारे पास ये है कि इस तरह हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करता है, उसकी वो करवाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे पास अब सोडियम की जब यहाँ कमी होगी तो अब ये क्या करवाएगा कि सोडियम की हमारे पास यहाँ सेल्स में लेक हो गए, तो सोडियम बहुत यहाँ हमारे पास ल्यूमिनल साइड से अंदर आ गए हैं, ठीक है, यानी चैनल्स भी इस साइड भी चैनल ज़्यादा किए हैं, ठीक है। अब हम अगर इसके वो देखते हैं कि जीनोमिक और नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो जीनोमिक इफ़ेक्ट्स
याद रखते हैं कि हमेशा जीनोमिक इफ़ेक्ट्स वो होते हैं जो डीएनए के थ्रू होते हैं, ठीक है, मैसेंजर आरएनए के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो इस जो एल्डोस्टेरॉन है इसके हमारे पास क्या है कि कोई माइनर से नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स होंगे। मेजर इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं, जीनोमिक इफ़ेक्ट्स हैं। मेजर इफ़ेक्ट्स क्या हैं, जीनोमिक, और नॉन जीनोमिक हमारे बहुत कम है। मेजर इफ़ेक्ट्स जीनोमिक है। जीनोमिक इफ़ेक्ट क्या है, जो हमने अभी सारा कैस्केड पढ़ा है ये जीनोमिक इफ़ेक्ट है, ठीक है, यानी कि जीन की रेगुलेशन, मैसेंजर आरएनए, ये वो, ठीक है। तो याद रखें कि इसमें जो पहला हमारे पास वो आता है मैसेंजर आरएनए बन के आता है। अच्छा, जो हमारे पास जीनोमिक इफ़ेक्ट होते हैं याद रखें कि वो हमेशा किस में होते हैं, मिनट्स टू आवर्स टू हमारे पास डेज़ में होते हैं जो जीनोमिक इफ़ेक्ट होते हैं, यानी जीन्स की रेगुलेशन करना और प्रोटीन बनाने पे टाइम लगता है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स देखें तो वो हमारे पास सेकंड्स में होंगे और बहुत हुआ तो 2 मिनट्स तक हो जाते हैं, ठीक है। नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट का मतलब है कि ये जो आपके पास ये यानी कि नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट का मतलब है कि उसका जीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास प्रिपेयर्ड चीज़ें होंगी उनको एक्टिवेट करना होता है उसने। तो अगर हम जीनोमिक इफ़ेक्ट को देखें तो इसका सबसे पहला इफेक्ट कितने टाइम में आता है, यानी मैसेंजर आरएनए बन के कितने टाइम में बाहर आता है, तो ये 30 मिनट्स लगते हैं अबाउट, यानी मैसेंजर आरएनए बाहर आने में। और अगर हम देखें तो प्रोटीन यानी सोडियम की ट्रांसपोर्ट कितने टाइम बाद स्टार्ट हो जाती है, तो 45। तो आप ये देख रहे हैं कि यानी जो जीनोमिक इफ़ेक्ट्स हैं वो 30, 45 और मैक्सिमम हमारे पास कब मैक्सिमम यानी ट्रांसपोर्ट सेवरल आवर्स लग जाते हैं मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है, सेवरल आवर्स। तो दूसरी तरफ अगर हम जीनोमिक इफ़ेक्ट्स को देखते हैं को जीनोमिक इफ़ेक्ट्स, अच्छा, एल्डोस्टेरॉन के जीनोमिक इफ़ेक्ट जो नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स हैं वो एज सच क्लियर नहीं हैं, लेकिन अगर हम इसके इवेंट्स देखें तो एल्डोस्टेरॉन के इंजेक्ट करने के कुछ ही यानी 2 मिनट्स में ऐसे इवेंट्स आते हैं कि जिनसे हमारे पास क्या होता है कि हमें लगता है कि कुछ जीनोमिक इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं, ठीक है। यानी 2 मिनट्स बाद कुछ ऐसे कि जब एक्सपेरिमेंट से देखा तो एल्डोस्टेरॉन के हमारे पास इंजेक्ट करने के कुछ ही देर बाद जो उसमें CAMP का लेवल हाई नज़र आया, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है कि फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल की जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम है यानी डेग या हमारे पास IP3, ये अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी सेकंड मैसेंजर सिस्टम वाली तो वो देख लो, उनसे आपको डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा रिलीज़ हुई, ठीक है, और ये हमारे पास कितने टाइम में, 2 मिनट बाद, सिर्फ हमारे पास 2 मिनट बाद इन चीज़ों को इंक्रीज़ में देखा गया। तो उन्होंने ये कहा कि 2 मिनट्स में हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन और ये ट्रांसलेशन ये 2 मिनट का काम तो नहीं है, तो लिहाजा ये जीनोमिक के अलावा इनके कुछ नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस पेश किया कि नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं कि हमारे पास इस पे स्टेरॉइड के रिसेप्टर्स जो हैं वो सरफेस पे भी हो सकते हैं, जैसे हमारे पास जी प्रोटीन का रिसेप्टर्स, और CAMP वाला भी चला सकते हैं, और CAMP का कैस्केड का इन प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोटीन काइनेज A, और ये हमारे पास जो एंजाइम्स होंगे उनको एक्टिवेट करेगा जल्दी से। और दूसरी तरफ हमारे पास जी प्रोटीन का रिसेप्टर्स और क्या होगा, फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल, और ये वाला सिस्टम हमारे डेग और IP3 वाला सिस्टम चला के भी हमारे पास नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और नॉन जीनोमिक इफ़ेक्ट्स हमारे पास बहुत ही लेस टाइम में होते हैं, सेकंड्स में होते हैं, और जहां 2 मिनट बाद हमारे पास CAMP और इनका लेवल हाई पाया गया है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।